दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। यह है साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 19। हमने ये सीरीज की कंप्लीट की है और अगर आपने हमारे पिछले चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप उनको सुन सकते हैं अच्छे से, और आप धन संबंधी मामलों में अपने जो जीवन में दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ आइडियाज हैं उनको उनके साथ अपना साझा कर सकते हैं। साथ में आप ये सीख सकते हैं कि हम मनी के बारे में क्या सीखा हमने, और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 19 पढ़ता हूँ। आशा करता हूँ आपने वो चैप्टर भी अच्छे से सुने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है अब साथ में। यह है द साइकोलॉजी ऑफ मनी का हिंदी वर्जन। हमने अपने धन के मनोविज्ञान के बारे में क्या सीखा। आइए चलते हैं इस चैप्टर के में मैं पढ़ता हूँ और आप इसको अच्छे से सुनेंगे। बधाई हो, अब तक आप पढ़ रहे हैं। अब समय है उन चीजों को साथ पिरोने का जो हमने अब तक सीखी हैं। यह अध्याय एक सारांश की तरह है, कुछ छोटे और कार्रवाई योग्य पाठ जो आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में कहानी सुनाना चाहूंगा जो बुरी तरह से गड़बड़ हो गया। यह हमें इस बारे में महत्वपूर्ण सीख दे सकता है कि धन संपत्ति के प्रबंधन को लेकर सलाह देने के क्या खतरे हो सकते हैं। क्लोरेंस ह्यूज 1931 में डेंटिस्ट के पास गए। उन्हें मुंह में बेतासा दर्द था। उनके डेंटिस्ट ने उन्हें दर्द कम करने के लिए एनेस्थीसिया दे दिया। घंटों बाद जब क्लोरेंस जागे तो उनके 16 दांत और टॉन्सिल जा चुके थे और सब फिर गलत हो गया। एक सप्ताह बाद सर्जरी की जटिलताओं के कारण क्लोरेंस की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने डेंटिस्ट पर मुकदमा दायर किया, लेकिन इसलिए नहीं कि सर्जरी में गड़बड़ हुई। 1931 में हर सर्जरी में जान जाने का जोखिम रहता था। उनकी पत्नी के अनुसार क्लोरेंस ने कभी भी सर्जरी के लिए सहमति नहीं दी थी, और अगर उनसे पूछा गया था तो वे भी नहीं देते। यह मामला अदालत में चलता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1931 में डॉक्टर और मरीज के बीच सम्मति इतनी पारदर्शी नहीं थी। एक अदालत ने संक्षेप करते हुए कहा कि डॉक्टरों को सर्वश्रेष्ठ मेडिकल निर्णय लेने की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इसके बिना हम विज्ञान की उन्नति का लाभ नहीं उठा सकते। अधिकांश इतिहास में एक डॉक्टर का लोकाचार मरीज को ठीक करना होता था, और मरीज डॉक्टर के इलाज के बारे में जो भी सोचता हो वह महत्वपूर्ण ही नहीं होता था। डॉक्टर जे केट्स ने अपनी किताब द साइलेंट वर्ड बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट में इस दर्शन शास्त्र के बारे में लिखा। डॉक्टरों को लगता था कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे अपने मरीजों को शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाध्य थे, वह भी अपने प्राधिकार में। इलाज संबंधी निर्णय लेते हुए मरीजों से परामर्श किए बिना। यह धारणा कि मरीजों को भी डॉक्टरों के साथ मिलकर निर्णय लेने का अधिकार हो सकता है, यह कभी भी औषधि के लोकाचार का भाग नहीं था। इसमें कोई अहंकार या दोष नहीं था। यह दो बिंदुओं की धारणा थी। हर मरीज अच्छा होना चाहता है। उनके इलाज का एक ही वैश्विक और सही तरीका होता है। अगर आप इन दो बातों में विश्वास रखते हैं तो मरीजों की सम्मति न लेने का मतलब समझ में आता है, लेकिन औषधि इस तरह नहीं चलती। पिछले 50 वर्षों में मेडिकल स्कूल धीरे धीरे बीमारी का इलाज करने से मरीजों का इलाज करने की ओर रुख कर चुके हैं, जिसका मतलब था इलाज की योजनाओं के विकल्प तैयार करना और फिर मरीज को उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने देना। इस प्रचलन का एक कारण मरीज संरक्षण नियम थे और एक अन्य कारण केट्स की प्रभावशाली किताब, जिसके अनुसार औषधि में क्या उचित है इस बारे में मरीजों के मतभिन्न बहुत थे, इसलिए उनके विचारों को ध्यान में रखना आवश्यक है। केट्स ने लिखा, यह मान लेना बहुत ही खतरनाक मूर्खता कि आप अपनी कला और विज्ञान के अभ्यास में चिकित्सक और अपनी नेक नीति सही विकल्प चुनने की अपनी योग्यता पर निर्भर कर सकते हैं। यह इतना आसान नहीं है। औषधि एक जटिल पेशा है और डॉक्टरों व मरीजों के बीच परस्पर विचार विमर्श भी जटिल होता है। वह आखिरी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। औषधि एक जटिल पेशा है और डॉक्टरों एवं मरीजों के बीच का परस्पर विचार विमर्श भी जटिल होता है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा पेशा
जो इसके समान है। वित्तीय सलाह। मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए। मैं यह भी नहीं जानता कि आपको यह कब चाहिए, और मैं यह भी नहीं जानता कि आपको यह क्यों चाहिए। इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए। मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता जैसा कि उस डेंटिस्ट ने क्लेरेंस ह्यूज के साथ किया। लेकिन निसंदेह रूप से डॉक्टर और डेंटिस्ट अयोग्य नहीं होते। उनके पास ज्ञान होता है, वे स्वयं अनुपात को समझते हैं, वे जानते हैं कि क्या काम करता है। तब भी मरीज जब उनके लिए कौन सा इलाज सही है इस बारे में अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वित्तीय सलाहकार भी इसी तरह होते हैं। धन संपत्ति को लेकर कुछ वैश्विक तथ्य होते हैं, तब भी अगर लोग इसके बारे में अलग अलग निष्कर्ष निकाले कि उन तथ्यों को अपने धन पर कैसे लागू किया जाए। इसे ध्यान में रखकर आइए कुछ ऐसी छोटी अनुशासन को देखते हैं जो अपने आप को धन के साथ बेहतर निर्णय लेने में सहायता कर सकती हैं। सब अच्छा होने पर विनम्रता और खराब होने पर क्षमा दया भाव ढूंढने का जितना हो सके उतना प्रयास करें, क्योंकि कुछ भी इतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना दिखाई देता है। संसार बड़ा और जटिल है। भाग्य और जोखिम दोनों ही वास्तविक और पहचानने में कठिन है। खुद को और दूसरों को आंकते हुए यही ध्यान में रखिए, भाग्य और जोखिम की ताकत का आदर कीजिए और आपके ऐसी चीजों पर ध्यान देने की संभावना अधिक होगी जो आपके नियंत्रण में हो। साथ ही आपकी सही प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों को ढूंढने की संभावना भी अधिक होगी। कम अहंकार, अधिक संपत्ति। पैसे की बचत आपके अहंकार और आय के बीच का अंतर है, और यह संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती। इसलिए संपत्ति का निर्माण जो आप खरीद सकते हैं उसकी चाह को दबाकर किया जाता है, ताकि आपके पास भविष्य में अधिक चीजें या विकल्प हों। इसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, जब तक आप इस पर लगाम नहीं लगाते कि आज आपने कितने पैसे के साथ ऐश की है और आप कितने संपत्ति का निर्माण नहीं कर सकते। अपनी धन संपत्ति का प्रबंधन इस प्रकार करें कि आप रात में चैन की नींद सो सके। यह कहना इससे अलग है कि आपको सर्वाधिक प्रतिफल कमाने का लक्ष्य रखना चाहिए या अपनी आय का एक नियत प्रतिशत बचाना चाहिए। कुछ लोग तब तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक वे सर्वाधिक प्रतिफल न कमा रहे हों। दूसरे तभी तृप्त अनुभव करेंगे अगर उन्हें रूढ़िवादी रूप से निवेश किया हो। हर किसी का अपना ही ढंग होता है, लेकिन क्या इससे मुझे रात में अच्छी नींद आती है? आएगी। और का आधार भी सभी वित्तीय निर्णयों के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वकालिक दिशा निर्देश स्पष्ट है। यदि आप एक निवेशक के रूप में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले शक्तिशाली जो आप कर सकते हैं वह है अपनी समय परिधि को बढ़ाना। निवेश में समय सबसे शक्तिशाली बल है। यह छोटी चीजों में वृद्धि कर उन्हें बड़ा कर देता है और बड़ी गलतियों को धुंधला कर देता है। यह भाग्य और जोखिम को निष्प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन यह नतीजों को उस दिशा में मोड़ देता है जिसके लोग पात्र होते हैं। बहुत सी चीजों के गलत हो जाने को स्वीकार करना चाहिए। आप आधे से अधिक बार गलत हो सकते हैं और फिर भी विपुल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि न्यून संख्या में कुछ चीजें अधिकांश परिणामों का कारण होती हैं। आप चाहे अपने पैसे के साथ कुछ भी कर रहे हो, आपको बहुत सी चीजों के काम न करने पर संतोष करना होगा। संसार ऐसा ही है, इसलिए आपको अपनी उपलब्धियों का आकलन अपने पूरे पोर्टफोलियो की ओर देखकर करना चाहिए, न कि अलग अलग निवेश के आधार पर। बड़ी मात्रा में खराब निवेश और कुछ एक उत्कृष्ट निवेश होने में कोई बुराई नहीं। आमतौर पर यह सर्वश्रेष्ठ परिदृश्य होता है जब आप अपने काम का आकलन करते समय अपने अलग अलग निवेश पर ध्यान केंद्रित करने से विजेता वास्तविकता से अधिक मेधावी नजर आते हैं और हारने वाले उसे अधिक खेदजनक नजर आते जितना उन्हें होना चाहिए। संपत्ति का प्रयोग अपने समय पर नियंत्रण के लिए कीजिए, क्योंकि अपने समय पर नियंत्रण न होना खुशी के लिए शक्तिशाली और सर्वकालिक अवरोध जो आप जो करना चाहिए, जब करना चाहिए, जिसके साथ करना चाहिए और जब तक करना चाहिए की क्षमता में वित्त मौजूद अधिकतम लाभांश प्रदान करती है। कम दिखावटी और अधिक अच्छे बनिए, क्योंकि कोई भी
आपकी जायदाद से इतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। आप सोचते हैं आपको एक महंगी कार और बढ़िया घड़ी की जरूरत है, लेकिन संभवतः जो आपको चाहिए वह सम्मान और प्रशंसा है, और उन्हें प्राप्त करने की अधिक संभावना दया और विनम्रता के द्वार है, बजाय होशपार और क्रोमा के। बचत कीजिए, बचत कीजिए, बस बचत कीजिए। आपको बचत के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं होती। कार होगी या अग्रिम भुगतान या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचत करना अच्छा है, लेकिन उन चीजों के लिए बचत भी कीजिए जिन्हें परिभाषित करना, अनुमान लगाना असंभव है। बचत करने के लिए सबसे अच्छे कारणों में से एक है कि हर जीवन का अप्रत्याशित चीजों का एक जंजीर है। बिना किसी विशेष उद्देश्य के लिए की गई बचत जीवन की निश्चित अप्रत्याशितताओं के विरुद्ध ढाल होती है। सफलता के मूल्य को परिभाषित करें और फिर उसे चुकाने को तैयार रहें। कोई भी लाभप्रद चीज मुफ्त में नहीं मिलती, और याद रखिए अधिकतर वित्तीय मूल्यों पर प्रत्यक्ष पराई टैग नहीं होता। अनिश्चितता, द्विधा और पछतावा वित्त दुनिया में आम मूल्य हैं। वे अक्सर चुकाने योग्य होते हैं, लेकिन आपको उन्हें जुर्माने के बजाय सजा शुल्क के रूप में देखना चाहिए। त्रुटि के स्थान की आराधना करें। भविष्य में क्या हो सकता है और क्या आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या होते देखना चाहते हैं, इसके बीच का अंतर आपको सहनशीलता प्रदान करता है, और सहनशीलता समय के साथ कंपाउंडिंग को जादुई बना देती है। त्रुटि के लिए स्थान अक्सर रूढ़िवादी बचाव के जैसा नजरिया आ सकता है, लेकिन अगर यह आपको खेल में बनाए रखता है तो यह वापस अपने मूल्य का कई गुना भुगतान सकता है। तो वित्तीय निर्णयों की चरम सीमाओं से बचें। आपको जोखिम को पसंद करना आना चाहिए, क्योंकि यह समय के साथ प्रतिफल प्रदान देगा, लेकिन आपको विनाशकारी जोखिम से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपको भविष्य में जोखिम लेने से रोक सकता है और जो अच्छा प्रतिफल चुका सके। जो आप खेल खेल रहे हैं उसे परिभाषित करें, और ध्यान रखें कि आपका व्यवहार उन लोगों से प्रभावित न हो जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। अव्यवस्था का आदर करें। होशियार, जानकार और तर्कसंगत लोग वित्त में एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के लक्ष्य और कामनाएं एक दूसरे से अत्यंत अलग होते हैं। कोई एकमात्र सही उत्तर नहीं होता है, बस वह जो आपके लिए काम करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिए मेरे लिए क्या काम करता है। ये था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 19, और जिसका नाम था अब सब साथ में। अब इन्होंने इस चैप्टर में ये बताया कि क्या क्या उन्होंने चीजें पीछे आपको बताई हैं, और उनका एक समरी बना के आपको बताई है।